नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और अब हम बात कर रहे हैं न्यूज पल्स में क्या होगा जदयू का। जी हाँ, ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है। बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले हर ऐसे लोगों के जेहन में ये सवाल है उठ रहा है कि आखिर जदयू का होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से जदयू लगातार कमज़ोर होती जा रही है। जी हाँ, कमज़ोर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जदयू के नेता भी स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है और इसको लेकर संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चाएं भी हो रही है। और आज से पूरे बिहार में जो दलित बस्ती है, उन दलित बस्ती में भीम नामक कार्यक्रम के सहारे मंत्री के स्तर के मंत्री के नेतृत्व में पूरे अनुमंडल में इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हुई है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को ये कार्यक्रम खत्म होगी। मंत्री सुनील कुमार को भी लगाया गया है, पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी को लगाया गया है, पूर्व विधान पार्षद राजेश राम, चार दलित नेताओं को इस काम की जिम्मेवारी दी गई है, जो बिहार के सभी अनुमंडल में कार्यक्रम करेंगे और समापन समारोह अंबेडकर की जयंती के मौके पर होगी। लेकिन सवाल यह है कि इसके सहारे पार्टी को कहाँ तक जान फूका जा सकता है, क्योंकि सारे तरह की राजनीति, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, सारी राजनीति जो एक सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति हो सकती है, वो सारी इंजीनियरिंग बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि अब पूर्ण विराम की स्थिति में है। और नीतीश के पास इसके अलावा और कोई नया कुछ नैरेटिव दिख नहीं रहा है, कभी भाजपा जदयू के साथ, कभी आरजेडी के साथ, इसके अलावा कोई नया नैरेटिव इनके पास नहीं है। डेवलपमेंट का मुद्दा भी अब कह सकते हैं कि वो अब सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया है। तो आखिर फिर जदयू का होगा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मीना सिंह ने हमला बोला है, आरसीपी हमला बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हमला बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर हमला बोल रहे हैं, ये सारे के सारे कभी नीतीश कुमार के दुलारे हुआ करते थे। ये सारे बगावती तेवर पे हैं। और जरा अंदाज देखिए, सबों का अंदाज भी एक ही है, गठबंधन को लेकर नाराजगी, और गठबंधन को लेकर नाराजगी के सहारे नीतीश पर निशाना। जरा सुनिए, इन चारों स्टार वार कभी जदयू के काफी करीबी माने जाते थे, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से जंगल राज के युवराज को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, बिहार की जनता डर गई है। आम आवाम को पुराने दौर की वापसी दिख रही है। ऐसे में जेडीयू के साथ मेरा रहना मुमकिन नहीं। आतंक पाखंड का पर्याय बन गया था राज्य, तो वहां से बिहार को बाहर निकालने का संघर्ष, और बिहार की जनता ने फिर उनको ताकत दी। लेकिन जब तक उनका कार्यकाल रहा कुछ दिन पहले तक, अभी से कुछ दिन पहले तक, तो बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार जी ने। उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला, विकास के रास्ते पर भी बिहार बाहर गया। लेकिन अब उनकी राजनीति का जब अंतिम प्राभव, जिसकी घोषणा वो खुद ही कर चुके हैं, अब यहां इस स्टेज पर पहुंचने के बाद नीतीश जी ने फैसला लिया कि हम आरजेडी के हाथों बिहार को फिर सौंपेंगे। यह फैसला बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है। अरे तो देखिए, जंगल राज तो पुराना शब्द था जी, उससे भी आगे बढ़ गया ना, उससे भी आगे बढ़ गया। आज मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि भाई आज 2005 में जो स्थिति थी उससे भी बदतर हो गई है। महागठबंधन तो देखिए, ये लोग भाषण बड़ा लंबा लंबा देंगे कि 7 पार्टियों की सरकार, कोई मेल है? मैंने कई बार कहा कोई विचार मिलता है? सबके कार्यक्रम अलग अलग हैं। 7 पार्टियों की 7 महीने से सरकार चल रही है, आज तक साझा कार्यक्रम बना पाए तो क्या साथ चलेंगे? अपनी डफली, अपना राग, सब अपना अपना एजेंडा में लगे हुए हैं। नीतीश बाबू कह दिए कि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे। आप गए वहां, देखिए रैली में किसी पार्टी ने इनका नाम ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो आपने सुना इनकी बेचैनी, लेकिन बेचैनी सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी कई लोग हैं जो बेचैन हैं। जहानाबाद के सांसद
वो पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन 2024 के चुनाव में जहानाबाद से फिर टिकट देके उनको चुनाव जितवा के लाया जा सके, ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ कम्बिनेशन पूरी तरह से बदला सा है जदयू और आरजेडी गठबंधन के बाद। इसी तरीके से पूर्णिया, आप पूर्णिया में कुशवाहा को तीसरी बार जिताने की स्थिति में नहीं है। समीकरण पूरी तौर पर वहाँ पे बदल चुका है, और उस बदले हुए समीकरण में संतोष कुशवाहा को भी आप भेंट चढ़ाना होगा। इस तरह से कई सांसद हैं जिन सांसद के सहारे जदयू 2024 का नैया पार ही नहीं कर सकता है। अब जैसे सीतामढ़ी के सांसद, वो तो घोषित बीजेपी है, इनके साथ वो क्यों रहेंगे? तो एक उनका भी अभी तक तो बगावती तेवर देखने को नहीं मिला है, लेकिन इतना तय है कि वो जाएंगे ही। भाजपा के मंत्री भी रहे हुए हैं कि किस परिस्थिति में उनको सीतामढ़ी से टिकट दिया गया था जदयू से, सबको पता है। तो जदयू की स्थिति धीरे धीरे जिस तरीके से कमज़ोर होती जा रही है, और इसकी वजह जो इनका राजनीतिक नैरेटिव रहा है वो अब सैचुरेशन पॉइंट पे, मतलब अब वो जीरो लेवल पर पहुंच चुका है, और इनके पास कोई नया चेहरा नहीं है जिन चेहरा के सहारे वो चुनाव जीत लें। कटिहार की ही बात करें, दुलारचंद गोस्वामी को आप बीजेपी के साथ रहते हुए जितने आसानी से चुनाव जितवा के ले आए, अब आपकी स्थिति क्या होगी वहाँ अगर दुलारचंद गोस्वामी को अगर आप टिकट देते हैं तो? क्योंकि तारिक अनवर से आपका बहुत क्लोज फाइट हुआ था, और अब बीजेपी वहाँ दूसरे तरीके से चुनाव लड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपके विधायक की क्या स्थिति होगी। जहाँ देखिए जदयू के जो सांसद हैं बदले हुए समीकरण में वो असहज है। झंझारपुर की बात कर देते हैं, झंझारपुर में क्या स्थिति? अब जब समीकरण बदल गया है, तो पिछली बार तो यादव उम्मीदवार, दो यादव उम्मीदवार चुनाव लड़े, फिर भी वहाँ पे ये जीत गए, क्योंकि इनके साथ अति पिछड़ा और सवर्ण का वोट था। इस बार यादव खड़ा होगा ही होगा, उसमें से कोई देवेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और ऐसे में यादव का वोट का डिवीज़न होगा ही होगा। तो फिर जो अति पिछड़ा का जो वहाँ कम्बिनेशन है, इनके लिए इनकी परेशानी है। सुपौल की भी यही स्थिति है। सुपौल में रंजिता रंजन अपने तरीके से चुनाव लड़ी थी, उनके साथ कई तरह के इक्वेशन थे। फिर और इस बार वहाँ पे आरजेडी खड़ा कर दिया था, इसीलिए रंजिता रंजन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई थी। लेकिन अब सिर्फ अति पिछड़ा और यादव कॉम्बिनेशन जैसे ही सुपौल में बनेगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी। बाकी जो आपके समीकरण में, क्योंकि जो बेसिक आपका वोट बैंक था, जिस वोट बैंक के सहारे आप राजनीति करते थे, वही उससे जुड़े हुए लोगों का ही राजनीतिक भविष्य दांव पर है। जी हाँ, अति पिछड़ा आपके साथ तब तक था ना जब तक उसके साथ सवर्ण समुदाय का पूरा समर्थन मिलता था, या अन्य जो समीकरण है उस समीकरण को आप साधते थे। अब वो समीकरण साधने में परेशानी है, आपके साथ सवर्ण कहीं नहीं है। ललन सिंह के लिए भी यही मुसीबत आने वाली है। तो आपके जितने सांसद हैं वो सांसद दोबारा चुनाव जीत के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसको लेकर सांसदों के मन में ही संशय की स्थिति है। और यही वजह है कि जदयू पर लगातार हमला तेज होता जा रहा है, क्योंकि इस बदले हुए समीकरण पूरी तौर पर बदल गई है। बदले हुए समीकरण में यादव, मुसलमान और अति पिछड़ा एक फोल्डर में, मतलब एक जगह आकर वोट करे, तब तो 40 में 40 बहुत मुश्किल है इस मजबूत गठबंधन को हराना। लेकिन ये जो कम्बिनेशन है वो कम्बिनेशन जमीन पर कैसे उतरे, क्योंकि ये कम्बिनेशन पूरी तौर पे बिहार की राजनीति में 2005 से लेके आज तक आमने सामने रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। लालू का सत्ता कैसे छीना गया कि यादव और मुसलमान से इधर जितने कास्ट थे सब एक जगह एक गोल बंद हो गए, लालू हाशिए पर चले गए। लेकिन जमीनी स्तर पर भी ये समाज लड़ता रहा यादवों से, मुसलमानों से, और उनके साथ एक सवर्ण और अति पिछड़ों का एक कम्बिनेशन गांव-गांव में बन गया था। वो कम्बिनेशन टूट चुका है, और यही वजह है कि इस कम्बिनेशन टूटने के बाद कहीं न कहीं जदयू के जो सांसद हैं या जदयू के जो बड़े नेता हैं, उनके अंदर एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कि हम करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम सांसद का टिकट हमें मिलेगा तब तो, या फिर अगर टिकट मिलेगा तो उस तरीके का गठबंधन का
नेता जो वोट है वो हमको स्वीकार करेगा तब तो, या फिर जो गठबंधन का वोट है वो उस वोट के साथ मेरा वोट साथ आएगा तब तो। यही तब तो वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाली है। और यही वजह है कि आने वाले समय में 2024 से पहले कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो हारे हुए हैं जदयू की तरफ से, खास करके सवर्ण और अति पिछड़ा, वो नीतीश को छोड़कर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।